जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया बहुत बड़ा तगड़ा झटका। एमसीए आर्म का फाइटर जेट के लिए भारत से नहीं खरीदेगा इंजन। जी हां दोस्तों, कर दिया भारत ने मना। उसके बदले इस देश के साथ हो गई भारत की बड़ी डील। ट्रंप के पैरों तले खिसका दी भारत ने जमीन। दोस्तों उधर बताएंगे आनन फानन में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के राजदूत एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिसको एलोन मस्क ने कहा था सांप। बताएंगे क्यों ट्रंप ने सर्जियो गोर को बनाया भारत में अमेरिका का राजदूत। ये भारत के लिए सही संदेश है या फिर खतरे की घंटी। बताएंगे क्यों इस राजदूत को खतरनाक माना जाता है। तो वही दोस्तों, इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा जवाब दे दिया। जयशंकर जी ने कह दिया अगर आपको नहीं पसंद तो ना खरीदें अमेरिका और पश्चिमी देशों से। जयशंकर जी ने क्लियर कह दिया है अगर तुम्हें हमसे तेल खरीदने में दिक्कत हो तो ना खरीदें। बताएंगे किस बात पर उन्होंने ये जवाब दिया। तो फिर वही दोस्तों, बड़ी खबर है अमेरिका से, जहां अमेरिका के बड़े अर्थशास्त्रियों ने ही उठा दिया डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीति पर सवाल। कह दिया प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाकर पीठ में छुरा घोंप सकते हैं ट्रंप। आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं ट्रंप। तो वही दोस्तों, रशिया ने बड़ा ऐलान कर दिया पुतिन जेलेंस्की की कोई मुलाकात की योजना नहीं है, नहीं होगी इनकी मुलाकात। तो उधर ट्रंप ने पीट लिया माथा। दोस्तों इतना ही नहीं, नाटो पर नजर रखने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने खड़ा कर दिया नया जासूसी सेंटर। वहीं दोस्तों लिपुलेख पर फिर से आमने सामने हुए नेपाल और भारत। इस बार चीन तक पहुंच गई केपी शर्मा ओली की सरकार। फिर एक और नया विवाद। सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक यानी अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, इस टैरिफ वॉर के बीच भारत के हर एक फैसले का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि ट्रंप के दबाव में नहीं आने वाला अपना भारत उल्टा अमेरिका को तगड़ा जवाब दे सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह लीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत अब फाइटर जेट इंजन बनाने की दिशा में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। फ्रांस के साथ मिलकर भारत अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट के लिए नया पावरफुल जेट इंजन डेवलप करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। भारत और फ्रांस की मशहूर कंपनी सफरान मिलकर 120 किलो न्यूटन का शक्तिशाली इंजन बनाएंगे जो भारतीय वायुसेना को हाइपर पावर देगा। भारत के इस कदम से अमेरिका को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि ट्रंप प्रशासन इस प्रोजेक्ट की उम्मीद लगाए बैठा था। अमेरिका को लग रहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए भारत GE 414 इंजन खरीदेगा, लेकिन भारत ने सैफरॉन के साथ डील फाइनल कर ली और तगड़ा जवाब दिया ट्रंप को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO जल्द ही इस प्रोजेक्ट को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास मंजूरी के लिए भेजेगा। इस परियोजना में फ्रांस की बहुत बड़ी कंपनी साफरान भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी, ताकि भारत में ही 120 किलो न्यूटन के नए इंजन को डेवलप किया जा सके। मात्र डेवलप ही नहीं, डिजाइन, टेस्ट, सर्टिफाई और प्रोड्यूस किया जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि DRDO ने साफरान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो भारत में पहले से ही अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर इंजन बनाता है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान आमका के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इस परियोजना पर लगभग 7 अरब डॉलर की लागत आएगी। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने शुक्रवार को द इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में बोलते हुए इस परियोजना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हमने अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए हैं। हम भारत में ही जेट के इंजन के निर्माण की दिशा में भी आगे बढ़े हैं। हम फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ मिलकर भारत में इंजन निर्माण का काम शुरू करने वाले हैं। जी हां, इस प्रोजेक्ट के लिए यूके की रोल्स रॉयस और अमेरिका की GE जैसी दिग्गज कंपनियां भी दावेदारी कर रही थी। फ्रांस के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का मतलब साफ है कि शुरुआती आमका यूनिट्स GE 414 इंजन से उड़ान भरेंगे। दोस्तों इससे ही कहते हैं जियोपॉलिटिक्स की कूटनीति। इसमें शोर नहीं मचाया जाता कि हम तुम्हारे साथ गलत करेंगे। ओपनली दोस्तों दुनिया के सामने कहा नहीं जाता कि मैं उस देश के साथ ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बल्कि चुपचाप कर दिया जाता है ताकि उसको साइलेंटली नुकसान हो और उसको उसकी औकात पता चल सके। और यही अपना भारत दोस्तों नीति निभाता है कि शोर करके बताने से बेहतर है कि हमें जो करना है चुपचाप हम वो करेंगे। अगर आप भी भारत की इस नीति का दिल से समर्थन करते हैं तो सामने लाइक का बटन है। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं दबाया है तो बटन जरूर दबा लीजिएगा और कमेंट में इस नीति पर अपनी राय देना मत भूलिएगा। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में सत्ता संभालने के करीब 7 महीने के बाद अपने सबसे भरोसेमंद सरगई गोर को भारत का राजदूत बनाकर भेजा है। दोस्तों, ट्रंप का यह फैसला एक बहुत बड़ा सरप्राइज की तरह है, क्योंकि 2 दिन पहले तक किसी को नहीं पता था कि क्या वाकई ट्रंप इतनी जल्दी भारत में अपना राजदूत भेजने वाले हैं। जो बाइडेन ने भारत में अपना राजदूत भेजने में 2 सालों से भी ज्यादा का वक्त लगाया था। सरगई गोर वॉशिंगटन में ट्रंप के सबसे वफादार लोगों में शामिल है और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है दोस्तों कि क्या पिछले 4 महीनों में भारत के साथ रिश्तों को फूकने के बाद अब ट्रंप की जब हेकड़ी निकल चुकी है, ट्रंप को पता चल चुका है कि भारत झुकने वाला नहीं और अमेरिका के रिश्तों की लंका लग चुकी है भारत के साथ, तो अब ट्रंप दिल्ली से फिर से दोस्ताना संबंध बहाल करना चाहते हैं। ये बड़ा सवाल उठ रहा है। दोस्तों, सरगई गोर वही शख्स है जिन्हें एलोन मस्क ने सांप कहा था। ट्रंप ने सरगई गोर को भारत भेजते हुए कहा कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के लिए एक ऐसे शख्स को चुना गया है जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा कर सकूं ताकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के एजेंडे को पूरा किया जा सके। सरगई गोर सिर्फ भारत के राजदूत नहीं होंगे बल्कि अमेरिका के लिए दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के भी स्पेशल दूत होंगे। यानी दिल्ली बैठकर सरगई गोर पूरे दक्षिण एशिया का कार्यभार संभालेंगे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। इसीलिए सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तोलने की कोशिश की है। दोस्तों, सरगई गोर सिर्फ 38 ही साल के हैं, लेकिन इसी उम्र में कई विवाद उनके साथ रहे हैं। आप ही बताइए दोस्तों, भला किसी आदमी को कोई व्यक्ति सांप की संज्ञा क्यों देगा? यानी एलोन मस्क इनको सांप की संज्ञा क्यों दे रहे हैं? जाहिर तौर पर इन्होंने कुछ देखा होगा। एलोन मस्क ने आरोप लगाया था कि सरगई गोर की वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप ने उनके एक करीबी आदमी को नासा में अधिकारी बनने से रोक दिया था। एलोन मस्क ने कहा था कि गोर ने उनके एक विश्वास पात्र को नासा में अहम जिम्मेदारी संभालने से रोक दिया था और उसी के बाद से ट्रंप और एलन मस्क के बीच झगड़ा शुरू हुआ था। यानी जो शख्स एलोन मस्क के करीबी को नासा का अधिकारी बनने से रोक सकता है, ट्रंप से उसका किस स्तर का रिश्ता होगा ये आसानी से समझा जा सकता है। ये घटना बताती है कि सरगई गोर की पकड़ व्हाइट हाउस, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और उनकी राजनीति में काफी पकड़ रखती है। शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बेनन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूं तो मैं शायद सरगई गोर से बेहतर किसी और राजदूत की उम्मीद नहीं करता। स्टीव बेनन ने कहा कि सरगई गोर की सबसे बड़ा ताकत उनकी व्हाइट हाउस तक सीधी पहुंच, डोनाल्ड ट्रंप से सीधी बातचीत और ट्रंप का सरगई गोर पर अभूतपूर्व विश्वास होना है। इसीलिए भारत और अमेरिका के संबंध के लिए सरगई गोर काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है और उनके प्रशासन के अधिकारियों के बयान ने भारत का बार बार अपमान किया है, जबकि पिछले 25 सालों में अमेरिका के हर राष्ट्रपति ने एशिया में चीन को काउंटर करने के लिए भारत को सबसे बड़ा सहयोगी माना है। अमेरिका के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स माइकल कुगलमैन का कहना है कि गोर को स्पेशल राजदूत बनाना यह संकेत देता है कि अमेरिका भारत को दक्षिण और मध्य एशिया में अपनी रणनीति के केंद्र में रखना चाहता है, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े पर तोलने की कोशिश की है। लेकिन भारत इस बात से खुश हो सकता है कि सरगई गोर दिल्ली में ही बैठेंगे। जबकि पत्रकार राहुल शिवशंकर ने सवाल उठाया है कि क्या ट्रंप अब ये मान रहे हैं कि उनके प्रशासन ने भारत को लेकर अभी तक जो भी फैसले लिए हैं वो गलत थे और क्या ट्रंप अब रिश्ते सुधारना चाहते हैं। वहीं दोस्तों, ब्रह्मा चेलानी ने कहा, जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उनके ट्वीट को, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत में अपने राजदूत की नियुक्ति के लिए 7 महीने से ज्यादा इंतजार किया, जब तक कि अमेरिका भारत संबंध एक नए निम्न स्तर पर नहीं पहुंच गए। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत के रूप में नामित राजदूत की भूमिका को दुगना करके वॉशिंगटन शीत युद्ध के उस दौर की याद दिलाता है जब भारत को पाकिस्तान के साथ रखा जाता था। भारत को एक वैश्विक साझेदार से दक्षिण एशियाई खिलाड़ी बनाकर अमेरिका अपनी ही कमजोर स्थिति में पहुंच रहा है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप को यह पता चल चुका है कि इतनी टैरिफ लगाने के बावजूद भी जब वो भारत को तिनका भर भी झुका नहीं सका, तो ऐसे में भारत में एक मजबूत राजदूत की आवश्यकता है और अब हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार भारत के फैसले दबाव के बावजूद भी अमेरिका के विरुद्ध होते जा रहे हैं, जो कि ट्रंप की हेकड़ी को अच्छे से निकाल पा रहा है, उसकी अकड़ ढीली कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, बता दें
उधर रूस से तेल खरीद पर भारत ने तगड़ा जवाब देते हुए अमेरिका और पश्चिमी देशों से कहा कि अगर आपको नहीं पसंद तो ना खरीदें, हम कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं रहे। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने रूस के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों का बचाव करते हुए कहा कि हमारी तेल खरीद राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों ही हित में है। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत में व्यापार का मुद्दा आड़े आ रहा है, लेकिन भारत स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना जारी रखेगा। विदेश मंत्री ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दिया और रूसी तेल की खरीद पर हो रही आलोचनाओं का जवाब दिया। जयशंकर जी ने कहा कि यह हास्यास्पद है कि व्यापार समर्थक अमेरिकी प्रशासन के लोग दूसरों पर व्यापार करने का आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदो, कोई आपको इसके लिए मजबूर नहीं कर रहा। यूरोप खरीदता है, अगर आपको नहीं पसंद तो ना खरीदें। जयशंकर जी का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर तनाव बना हुआ है। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है रशिया से तेल खरीदने की वजह से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जयशंकर जी ने कहा कि 2022 में जब तेल की कीमतें बढ़ी तो दुनिया भर में चिंता बढ़ गई। उस समय कहा गया था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना चाहता है तो खरीदने दें, क्योंकि इससे कीमतें स्थिर हो जाएंगी। भारत की खरीदारी का उद्देश्य बाजारों को शांत करना भी है। हम कीमतों को स्थिर रखने के लिए रशिया से तेल खरीद रहे हैं, ये राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों के हित में है। यानी कि दोस्तों, इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि भैया हम तो तेल खरीदेंगे और हमसे जिसको तेल खरीदना हो वो खरीदे रिफाइंड ऑयल, अदरवाइज कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम लोग रशिया से व्यापार कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पर टैरिफ लगा रहे हो वही व्यापार करने के लिए, ये कहां का न्याय है? और ये सवाल लगातार अपना भारत उठा रहा है। दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। जयशंकर जी के इस जवाब का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो थैंक यू जयशंकर जी, कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और सामने लाइक का बटन है, लाइक भी कर दीजिएगा अभी तक लाइक नहीं किया है तो। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं इसी से जुड़ी, जहां अमेरिका के बड़े अर्थशास्त्री ने उठाए टैरिफ नीति पर सवाल, कह दिया प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाकर पीठ में छुरा घोंप सकते हैं ट्रंप। अमेरिकी इकोनॉमिस्ट स्टीव हैंके ने इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रंप जिस तरीके से भारत से दूर जा रहे हैं और पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए संकट पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ऐसे इंसान है जो सुबह प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिला लेंगे और रात में उनकी ही पीठ में छुरी घोंप देंगे। हैंके ने दावा किया है कि अमेरिका मंदी के कगार पर है। स्टीव हैंके के मुताबिक अमेरिका का पाकिस्तान के करीब जाना केवल भू राजनीति है, इसका इकोनॉमी से कोई मतलब है ही नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए 50% टैरिफ का उन्हीं की पार्टी के नेता और दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली ने भी विरोध किया। हेली ने एक लेख के जरिए ट्रंप टैरिफ की खामियां गिनाई। उन्होंने तर्क दिया है कि टैरिफ नीति से भारत अमेरिका के वर्षों से चले आ रहे मजबूत संबंध प्रभावित होंगे। निक्की हेली ने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाना और उसे कमजोर करने की एक कोशिश बड़ी गलती होगी। वहीं दोस्तों, ओबामा के समय में पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने भी ट्रंप को लताड़ लगाई। ओबामा प्रशासन में विदेश मंत्री रहे जॉन कैरी ने कहा कि किसी कूटनीतिक प्रयास के बिना अल्टीमेटम देना कोई महानता नहीं है। भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ओबामा शासन के दौरान बातचीत सहयोग और सम्मान के साथ हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही आदेश, दबाव और धक्का मुक्की हो रही है। वाकई में दोस्तों, इन्होंने बड़े ही पते की बात कही है। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि ओबामा के समय, ओबामा के कार्यकाल और ट्रंप के कार्यकाल को कंपेयर किया जाए तो सबसे बेहतर कार्यकाल किसका रहा? दोस्तों, आपके हिसाब से इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। देखते हैं क्या कहती है भारत की प्रिय जनता। वहीं दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां रशिया ने बड़ा ऐलान कर दिया, पुतिन जेलेंस्की मुलाकात की कोई योजना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौते को लगा तगड़ा झटका, अब तक के प्रयास पर फिर गया पानी। दोस्तों, बता दें, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को कह दिया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुलाकात की फिलहाल कोई योजना नहीं है, जिसके बाद अमेरिका में भूचाल मच गया। दोस्तों, वो भी तब जब हाल ही में अलास्का में पुतिन और वॉशिंगटन में जेलेंस्की व यूरोपीय नेताओं से ट्रंप ने मुलाकात किया था। इसके बाद वॉशिंगटन बैठक के लिए जगह जगह और तारीखें तय करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन रशिया के संकेत से यह क्लियर हो चुका है कि यूक्रेन और रूस का ये युद्ध समाप्त होना, समझौता होना, शांति समझौते पर विचार किया जाना भी पाप की तरह दिखाई दे रहा है और दीवार में सर मारने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े झटके की खबर है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ऐसे में अब ट्रंप का क्या बयान आने वाला है? दोस्तों, ट्रंप क्या कहेंगे सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं। जैसी खबर आएगी, इसीलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें,
सैटेलाइट तस्वीरों से बहुत बड़ा ये खुलासा हुआ है कि नाटो पर नजर रखने के लिए पुतिन ने खड़ा किया नया जासूसी सेंटर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो पर नजर रखने के लिए एक बड़ा जासूसी सेंटर तैयार कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों और ओपन सोर्स रिसर्च से खुलासा हुआ है। तस्वीरों के मुताबिक ये जासूसी ठिकाना कलिनिनग्राद क्षेत्र में बनाया जा रहा है, यानी वही इलाका जो पोलैंड और लिथुआनिया, जो कि दोनों ही नाटो सदस्य हैं, उसके बीच रूस का अर्ध एक्सक्लेव है, यानी सेमी एक्सक्लेव है। 2 साल से चल रहा ये प्रोजेक्ट अब लगभग पूरा हो चुका है। तस्वीरें बताती है कि यहाँ जो संरचना बन रही है वो सर्कुलरली डिस्पोज्ड एंटेना एरे यानी सीडा जैसी है। सीडा सिस्टम रेडियो इंटेलिजेंस का मास्टर है। ये दुश्मन देशों के रेडियो संदेश पकड़ सकता है, उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है और यहाँ तक कि पनडुब्बियों तक संदेश भी भेज सकता है। न्यूज वीक की खबर के मुताबिक कलिनिनग्राद पहले ही यूरोप का सबसे सैन्यकृत इलाका माना जाता है। यहाँ रूस ने मिसाइलें, रडार और नौसैनिक बेस तैनात कर रखे हैं। अब इस नए जासूसी केंद्र से रशिया सीधे नाटो देशों के संचार को पकड़ पाएगा। तो दोस्तों वहीं आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, लिपुलेख पर फिर से आमने सामने हुए नेपाल और भारत। इस बार चीन तक पहुंच गई केपी शर्मा ओली की सरकार। दोस्तों भारत और चीन ने हाल ही में लिपुलेख दर्रे के रास्ते व्यापार को खोलने पर सहमति जताई थी, लेकिन इससे नेपाल को मिर्ची लग गई। नेपाल की केपी शर्मा ओली की सरकार इसके विरोध पर उतर आई है। ओली सरकार ने 2 अलग अलग राजनयिक नोट भेजकर भारत और चीन के सामने अपनी आपत्ति जताई है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने दोनों पड़ोसी देशों को अलग अलग राजनयिक नोट भेजे हैं। ओली सरकार ने लिपुलेख को नेपाल का अभिन्न हिस्सा बताया है। मंगलवार को नई दिल्ली में भारत और चीन के बीच सीमा पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता के दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 3 पारंपरिक सीमा व्यापार मार्गों को फिर से खोलने पर सहमति व्यक्त की थी। इनमें इसे एक मार्ग लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरता है। लिपुलेख दर्रा भारत, तिब्बत और नेपाल के ट्राइंग जंक्शन पर है। इस फैसले के बाद नेपाल सरकार पर दबाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ही एक बयान जारी करके कह दिया कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिम्पियाधुरा लिपुलेख और काला पानी देश का अभिन्न हिस्सा है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने उसी शाम को नेपाल के बयान को खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि लिपुलेख दर्रे के माध्यम से व्यापार दशकों से होता आ रहा है। इस पर भारत ने क्लियर कह दिया है कि इस संबंध में हमारी स्थिति सुसंगत और स्पष्ट रही है। लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और दशकों से चला आ रहा है। यानी कि भारत ने क्लियर कह दिया है कि जब यह व्यापार दशकों से चला आ रहा है तो फिर अब बीच में तुम कौन होते हो ऐसा कहने वाला कि लिपुलेख दर्रा तुम्हारे हिस्से में आता है। तगड़ा जवाब ने भारत ने भी दिया है। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर उधर बांग्लादेश से जाएंगे पाकिस्तानी इशाक डार, इधर बॉर्डर पार करेंगे बीएसएफ चीफ। आखिर क्या होगा ढाका में, बता दे बहुत बड़ी खबर। मोहम्मद यूनुस राज में बांग्लादेश की भारत से तलखी बढ़ चुकी है। भारत बांग्लादेश तलखी का फायदा पाकिस्तान में उठाने लगा है। यही कारण है कि 13 साल बाद बांग्लादेश पर डोरे डालने के लिए पाकिस्तानी डिप्टी पीएम इशाक डार ढाका जा रहे हैं। इशाक डार आज यानी 23 अगस्त को बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। यहाँ उनकी मुलाकात मोहम्मद यूनुस, विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया से होगी। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों से भी उनकी सीक्रेट मीटिंग होगी जिनका रुख हमेशा भारत विरोधी रहा है। मगर जैसे ही इशाक डार ढाका से निकलेंगे, बांग्लादेश में बीएसएफ चीफ दलजीत सिंह चौधरी के कदम पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, इशाक डार जैसे ही ढाका से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के चीफ सीमा पार करके बांग्लादेश में दाखिल हो जाएंगे। बीएसएफ महानिदेशक 4 दिनों तक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रहेंगे। दरअसल ढाका में भारत की सीमा सुरक्षा बल बोले तो बीएसएफ और बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बोले तो बीजीबी के बीच 56वां महानिदेशक स्तर का बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 25 अगस्त को शुरू होने वाली यह कॉन्फ्रेंस 28 अगस्त 2025 तक ढाका में चलेगी। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बीजीबी द्वारा किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत की ओर से बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेगा, जबकि बांग्लादेश की ओर से बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशफुर जमा सिद्दीकी अपने प्रतिनिधि मंडल यानी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।